हाँ, तो स्टूडेंट्स अपन कल किसकी बात कर रहे थे? औसत दर की बात कर रहे थे, मतलब एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। ठीक है, तो आज इसका अपन एवरेज रेट निकालने की बात करते हैं थोड़ा सा कि सर रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट कैसे निकालूंगा, मैं प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट कैसे निकालूंगा, वो देख औसत वेलोसिटी या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन औसत रासायनिक अभिक्रिया के लिए औसत वेग या औसत दर। अब देख, मैं पहली बात करता हूं किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। किसकी बात कर रहा हूं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक के लिए। अरे मैंने बताया था क्रियाकारक की जब एवरेज रेट निकालते हैं अपन, तो मैंने बताया था कि उसका जो स्लोप आता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब अपन स्लोप खींचते हैं, क्या स्लोप, ठीक है, तो मुझे पता है इसका जो स्लोप आता है वो बिल्कुल नेगेटिव स्लोप आता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है। कैसे पता चलेगा सर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, वो देखते हैं। अब सर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट निकालू तो वो देख, सबसे पहले यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई थी, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया, तो इसके रेस्पेक्टिव में टाइम क्या था? यहाँ पे T1 था। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मैंने देखा तो टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम तो बढ़ गया, और उस टाइम पे रेट क्या आ जाएगी, सॉरी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, ये नीचे वाले। अगर ये मेरी C1 कंसंट्रेशन है, ये मेरी C2 कंसंट्रेशन है, तो C1 पे टाइम क्या रहेगा मेरा? T1, ये T1, और ये टाइम क्या रहेगा मेरा? T2। आई बात समझ में? T1 और T2 क्या रहेगा मेरा टाइम। तो अपन को क्या लेना है? डिफरेंस लेना है दोनों का। दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस, ताकि तेरे को स्लोप पता चल जाएगा कितना। पहली बात तो स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद में अपन इसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी मेरी? सिंपल सी है गुरुजी, पहली चीज तो नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि सर स्लोप नेगेटिव है, मेरी ढाल नीचे की तरफ है। तो अब देख, कंसंट्रेशन लिखनी है तो बड़े कोष्ठक में, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है मेरी? C2, C2 माइनस का C1, और नीचे क्या लिखूंगा? T2 माइनस का T1। ये किसके लिए आ जाएगा मेरा? ये किसके लिए आ जाएगा? रिएक्टेंट के लिए। अगर तू नेगेटिव अंदर लेके जाएगा तो ये एवरेज रेट क्या आ जाएगी तेरी? पॉजिटिव आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये मेरा रिएक्टेंट के लिए। इसी तरह अगर रिएक्टेंट की जगह अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं तो एवरेज रेट क्या आएगी? ठीक है, तो सर ग्राफ भी बदल जाएगा मेरा। सिंपल सी बात है, ग्राफ तो बदलना ही है। ठीक है, तो वो कैसा ग्राफ आएगा वो देखते हैं एक बार। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए अगर प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं तो प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा वो देख लें। इधर तो वही बात रहेगी गुरुजी मेरी कंसंट्रेशन, ठीक है, और इधर क्या रहेगा मेरा? टाइम। ठीक है, अब देख कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो पता चलेगा सर ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इसका जो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। स्लोप क्या है इसका? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो वही बात है सर, शुरू में कंसंट्रेशन देखेंगे उसके बाद में कंसंट्रेशन देखेंगे। तो ये मेरा क्या है? C1। ठीक है, उस टाइम पे टाइम क्या रहेगा मेरा? T1। इसी तरह ये मेरा क्या रहेगा? C2, और उसी टाइम पे मेरा टाइम क्या रहेगा? T2। आई बात समझ में? तो ये C1 और ये मेरा C2, और ये टाइम क्या रहेगा मेरा? T1, ये टाइम क्या रहेगा मेरा? T2। ठीक है, तो इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, जो स्लोप आएगा इसका डिफरेंस आएगा, वही तो क्या रहेगा? प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट क्या आ जाएगी? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या रह जाएगी, या स्लोप क्या जाएगा इसका? सर वो आएगा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? पहली बात तो पॉजिटिव साइन तो आगे आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो C2 माइनस का C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस का T1। ये प्रोडक्ट के लिए अपन क्या निकालेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है एवरेज रेट में? एवरेज रेट आपको इसी तरह से निकालनी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन दार्शनिक वेग। ठीक है, एवरेज रेट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या दार्शनिक वेग। आप देख, दार्शनिक वेग क्या होता है? पहली चीज तो दार्शनिक मतलब किसी क्षण, किसी पल या किसी सेकेंड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अपन बात करेंगे दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब है दार्शनिक वेग।
ठीक है। अब दार्शनिक वेग मतलब किसी क्षण, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अब देख वो तो था एवरेज, एवरेज था तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ले रहे थे, लेकिन ये तो किसी पल रहेगा, किसी क्षण रहेगा, किसी पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर अपन वेलोसिटी निकालेंगे, तो वो उसका दार्शनिक वेग होगा। ठीक है, दोबारा देख, एक तो दार्शनिक रेट ऑफ रिएक्शन, एक में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लेकर साथ चलता हूं दोनों। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अपने रिएक्टेंट की बात करी थी। ठीक है, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो मैंने शुरू में लिखा था रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या लिखा था, नेगेटिव, और यहाँ पे अपन ने बड़ा कोष्टक लगा के लिखा था C2 माइनस का C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस का T1। किसके लिए था ये रिएक्टेंट के लिए था। किसके लिए था, रिएक्टेंट के लिए, मतलब क्रियाकारक की बात थी। ठीक है, ये मेरा किसके लिए था, क्रियाकारक। ठीक है, फिर मैंने उत्पाद के लिए एक फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, उत्पाद के लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था, वो था गुरुजी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे C2 माइनस का C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस का T1 लिखा था अभी जस्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, तो इसको मैं डेल्टा से दिखा दूंगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ये नेगेटिव, क्यों, रिएक्टेंट के लिए। और इसको भी मैं डेल्टा से दिखाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, किसके लिए, पॉजिटिव, किसके लिए, रिएक्टेंट, उसके लिए, उत्पाद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा साइन यूज किया, डेल्टा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस को बता रहा है। डेल्टा किसको बताएगा, तेरा डिफरेंस को बताएगा, इसलिए मैंने कौन सा साइन यूज किया, यहाँ पे डेल्टा का यूज किया है। आई बात समझ में। अब आगे देख, ये तो तेरा दार्शनिक था, अब तेरे को देखना है कौन सा, सॉरी, ये तो तेरा एवरेज था, अब तेरे को दार्शनिक रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है। अब दार्शनिक वेग मतलब किसी क्षण, ये जो अपन निकाल रहे थे ना, ये एक स्लोप बनाते थे, ऐसा और ऐसा, ऐसा करते थे। ठीक है, ऐसा लिया अपन ने, ठीक है, दूसरा ऐसा किया तूने, ठीक है, इस टाइप का लिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते थे। ठीक है, ये किसमें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में। अब मैं दार्शनिक की बात करता हूं, जो दार्शनिक है। ठीक है, दार्शनिक मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, गुरुजी किसी क्षण, किसी पल, तो तेरे को करना क्या है, ये तेरे समझ में आ गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे करेगा वो देख, सिंपल सी बात है भाई। अब मैं सबसे पहले किसके लिए बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट के लिए। किसकी बात किया मैंने, रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट के लिए वो जो ग्राफ खींचूंगा एज इट इज वो का वही वापस खींचूंगा। इधर मेरी क्या रहेगी, कंसंट्रेशन, गुरुजी क्या रहेगी, इधर मेरा क्या रहेगा, टाइम, क्या रहेगा, टाइम। इधर तो कंसंट्रेशन, इधर मेरा टाइम। तो क्या था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के सापेक्ष क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, ये मैंने डिक्रीज कर दी। ठीक है, सिंपल सा, इसकी कंसंट्रेशन का स्लोप थोड़ा सा ज्यादा दे दो इसमें। ठीक है, तो ये समय के सापेक्ष मैंने इसकी कंसंट्रेशन को दिखा दिया डिक्रीज होते हुए। बैठी चीज समझ में थोड़ा बहुत है, ये ठीक है। अब बोल रहा है इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का सीधा सा सिंपल सा मेथड है भाई, क्या गुरुजी, इसके ऊपर क्या मैं एक लाइन खींच देता हूं, एक बिल्कुल सरल रेखा खींच देता हूं। ठीक है, खींच दी सरल रेखा बिल्कुल। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच देता हूं ताकि इसके स्लोप को मैं डिफाइन कर सकूं कि इसका स्लोप कितना है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर लाइन खींच दी है। अब जहां लाइन टच हो रही है उधर डेस कर दे, इधर डेस कर दे। ठीक है, जहां यहां लास्ट में टच हो रही है उधर डेस कर दे, उधर डेस कर दे। क्यों, इसमें तूने क्या लिखा, स्लोप खींचा, एक लाइन सीधी रेखा खींची, सरल रेखा खींची, बिल्कुल। ठीक है, सिंपल लाइन खींच दी इसके ऊपर। दूसरा मुझे सर चाहिए प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करूंगा, एज इट इज सेम करूंगा। इधर तो वही मेरा क्या रहेगा, कंसंट्रेशन, इधर मेरा क्या रहेगा, टाइम। ठीक है, तो मैं क्या खींचूंगा, फिर से लाइन खींच दूंगा और इसके ऊपर फिर से इसको टच करके एक मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, तो जहां पे ये टच हुई वहां पे, और जिधर इधर लास्ट, इधर फर्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे टच हो रही है इधर, और ये सेकंड है। गुरुजी बात तो वही है, अरे बात तो वही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब किसी पल के ऊपर, किसी एक बिंदु के ऊपर, किसी क्षण, मुझे इस बिंदु पर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, मुझे इस बिंदु पर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। वहां पे डिफरेंस लेते थे पर यहाँ पे भी डिफरेंस लेंगे, लेकिन फर्क क्या रहेगा, देख मेरे भाई, ये मेरा C2 है और ये मेरा C1 है, ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T1, ये T2, ये क्या है मेरा TC1 और ये मेरे क्या है C2। सिंपल सी बात है, एज इट इज वही चीज तुझे वापस बनानी है, इसमें कोई अलग नहीं है कुछ भी। ठीक है, एज इट इज वही बनाना है। अब देख, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगी। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट इधर लिख देता हूं। ठीक है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी मुझे इधर।
अरे क्या निकालनी मुझे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो इसके लिए रिएक्टेंट के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो क्या रहेगी, देख ये वो ही निकालूंगा, C2 माइनस का C1, वो T2 माइनस का T1, C2 माइनस का C1, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव, वही कंसंट्रेशन C2 माइनस का C1 अपॉन T2 माइनस का T1। बेटी चीज समझ में। इधर इसके लिए लिखूंगा प्रोडक्ट के लिए, तो भी ये लिखूंगा, रेट क्या रहेगी, ठीक है, इधर भी ये रेट है, ठीक है, इधर रेट क्या रहेगी, वो C2 माइनस का C1 अपॉन T2 माइनस का T1। अब ये जो रहेगी वैल्यू मेरी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। स्लोप खींचना है, स्लोप खींचने के बाद उसके ऊपर लाइन खींचनी है, उसके ऊपर लाइन खींचनी है, दिखाना उसको कि भाई मैं निकाल रहा हूं। उसके बाद में तुझे क्या करना है, गुरुजी फर्क क्या हुआ, उसमें भी तो यही लिखा था, फर्क सिर्फ इतना सा रहेगा, वो डिफरेंस बताता था, और ये इंटीग्रेट वो सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चला जाएगा, कैसे, ये चला जाएगा डी सी अपॉन डी टी, नेगेटिव में किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, क्या रेट, क्रियाकारक के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए। इधर उत्पाद के लिए जो रेट हो जाएगी वो अलग हो जाएगी, क्या, डीसी अपॉन डीटी, ये पॉजिटिव, बस और कुछ फर्क नहीं है। ये किसके लिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज के लिए यही कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बस इतना सा फर्क है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। ग्राफ का सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसमें अपन को एक लाइन खींचनी होती है। अरे बेटी चीज समझ में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में ग्राफ के ऊपर लाइन खींचनी है, इसमें कोई लाइन नहीं खींचनी, उसमें दो बिंदु लेने हैं, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम। इसमें सिर्फ लाइन खींचो, लाइन का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को नोट करो, उसके बाद में डी लगा दो, यहाँ पे डेल्टा लगा दो, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये सिंपल सी थी तेरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और पहली अपन ने जो बात करी थी वो पता ही है देखो। आजा मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की तीन टाइप पढ़े अपन ने, एक तो प्रारंभिक वेग, दूसरा अंतिम वेग, सॉरी प्रारंभिक वेग, औसत वेग और ताक्षणिक वेग। जो प्रारंभिक वेग है वो t बराबर 0 पर किसी भी अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है, ठीक है। औसत वेग क्या होता है गुरुजी, दो अलग अलग बिंदु लो, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को घटाकर और समय का जो अंतर है उसका डिवाइडेशन करके जो वेग प्राप्त होता है वो मेरा औसत वेग कहलाता है। और ग्राफ में इसको शो करना बता ही दिया था। इंस्टेंटेनियस वेग क्या होता है, मतलब ताक्षणिक वेग क्या होता है, ताक्षणिक वेग क्या होता है सर, ताक्षणिक वेग होता है किसी क्षण, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, किसी सेकंड के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होगी वही मेरा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है। सिंपल चीजें थी, छोटी छोटी चीजें थी, ठीक है। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। अब देख, मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दोनों को एक ग्राफ में तेरे को क्रियाकारक के लिए और उत्पाद के लिए, मतलब रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए एक ग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार ध्यान से देखना इस चीज को, ताकि तेरे को पता चल जाए होता एक्चुअल में क्या है, ठीक है। दोनों को एक ही ग्राफ में दिखा रहा हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं किसके लिए, अपन बात कर लेते हैं क्रियाकारक के लिए, ठीक है। क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए अपन बात करते हैं। मैं एक बड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, एक बार देखना थोड़ा सा, ठीक है। इधर मैं बात करता हूं बेटा देख कंसंट्रेशन की, किसकी बात कर रहा हूं रे, कंसंट्रेशन। और इधर बात कर रहा हूं मैं टाइम की, किसकी बात कर रहा हूं, टाइम की, ठीक है। अगर मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं तो जो ग्राफ आएगा वो मेरा बिल्कुल इस टाइप का स्लोप लेके आएगा, ठीक, इस टाइप को मेरा स्लोप लेके आएगा। अगर मेरे को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ, ये वाई एक्सिस की बात कर लेता हूं, मैं एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर मेरे को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो गुरुजी मैं बात करूंगा, पहला पॉइंट ले लिया C1, ठीक है। इसके बेसिस पे मैंने टाइम नोट कर लिया नीचे T1, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी क्या है C1, उस समय टाइम क्या रहेगा T1। दूसरा मैं बात कर लिया सर किसी भी क्षण C2 पर, ठीक है, जब कंसंट्रेशन क्या होगी C2 और उस समय टाइम क्या रहेगा मेरा T2, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब तो बात करा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो तू डिफरेंस लेगा, यहां से तो तेरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी, कैसे, ठीक है। R मतलब रेट, किस कौन सी, एवरेज,
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अपन रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो स्लोप क्या आएगा तेरा नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये गुरुजी नेगेटिव। अब डिफरेंस देख ले कोष्टक में C2 माइनस का C1। ठीक, क्यों C2 की लिखा C1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे लिखूंगा मैं T2 माइनस का T1, क्योंकि जहां C2 1 पे T2 होगा मेरा। और इसी चीज को मैंने आगे नोट कर दिया कि सर ये जो डिफरेंस है इसको मैंने माइनस का डेल्टा C से दिखा दिया अपॉन डेल्टा T से दिखा दिया। ये तो मेरी एवरेज रेट आ गई, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस, तो मैंने यहाँ पे एक क्या कर ली, स्पर्श रेखा खींच दी बिल्कुल। ठीक है, स्पर्श रेखा खींची तो इस बिंदु को नीचे की तरफ बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ा दिया इस बिंदु को। ठीक है, और इस बिंदु को भी बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ा दिया, इस बिंदु को बिल्कुल मैंने इधर बढ़ा दिया और इसको मैंने इधर बढ़ा दिया। ठीक है, तो तूने सरल रेखा खींची है तो तेरे को एक चीज जरूर दिख रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल सरल रेखा खींची, स्पर्श रेखा। ठीक है, और तुझे पता है स्पर्श रेखा बिल्कुल सीधी रेखा है और इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, तो ये तेरा क्या बन गया, एक ट्राइंगल सा बन गया। क्या बन गया तेरा, एक ट्राइंगल सा बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, और ये चीज क्या है टोटल, जो ये चीज दे रखी है गुरुजी, ये तो दे रखा है डीसी, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है तेरे को, डिफरेंस, मतलब ये अरे किसी क्षण बात कर रहा है, किसी क्षण, किसी पल, किसी सेकंड। ठीक है, कितना चेंज हुआ, तो थोड़ा सा की तो चेंज होगा, किसी क्षण, किसी पल, किसी सेकंड जो चेंज होगा वो बिल्कुल चिन्ह सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, वो कितना, डेल डीसी। अच्छा मुझे इसमें तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। यहाँ पे कोई दो ऐसे मान ली, यहाँ पे 10 थी कंसेंट्रेशन, 10 मोल पर लीटर थी, तो यहाँ पे 8 मोल पर लीटर ही रह गई। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे अगर 10 मोल पर लीटर हो तो यहाँ पे 9.89 की समथिंग है, मतलब थोड़ी सी कंसेंट्रेशन चेंज हुई, इसलिए डीसी लिखा। क्यों थोड़ी सी की क्यों चेंज हुई, क्योंकि तू किसी क्षण चेक कर रहा है, किसी पल पे चेक कर रहा है, किसी सेकंड पर चेक कर रहा है। यहाँ पे तो बहुत मैंने पूछ लिया, पहले क्या थी 10 मिनट बाद में आकर तूने कैलकुलेट करके बता दिया मेरे को। मैं पूछ रहा हूँ तेरे को उसी क्षण बता, उसी टाइम पे बता, तो यहाँ पे तू देखेगा तो डिफरेंस थोड़ा सा आगे तो दिखेगा तेरे को, थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा तो टाइम भी तो थोड़ा सा मिलेगा तेरे को, इसलिए इसको डेल्टा टी से दिखा दिया मैंने। टाइम भी तो थोड़ा सा, टाइम में जो चेंज होगा वो भी थोड़ा सा, और सांद्रता मतलब कंसेंट्रेशन में जो चेंज होगा वो भी तो थोड़ी सी चेंज होगी। आएगा समझ में। तो ये जो है वो तो डीसी है, और ये जो है वो क्या है तेरा डीटी। ये वही तेरी बात है, लंब आधार और कर्ण, लंब आधार और कर्ण। ठीक है, लंब आधार और कर्ण पता चल रहा है। ठीक है, तो ये जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, आर कौन सी, इंस्टेंटेनियस रेट कौन सी आएगी, आर, वो आ जाएगी गुरुजी। अगर रिएक्टेंट की बात करें तो नेगेटिव तो डीसी अपॉन डीटी, ये इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगी, कोई दिक्कत है। अब एक चीज और बताता हूँ, बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। मैथमेटिक्स में तूने शुरू से पढ़ा है, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा वगैरह ये चीजें तूने पढ़ी है। तो वहां पे तूने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ते थे अपन बचपन में, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, वो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, लंब बटा आधार, एल का मतलब लंब, ए बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, यही तो है लंब, ठीक है, और ये क्या है मेरा आधार। लंब बटा आधार किसके बराबर होता था, टेन थीटा के बराबर होता था। किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। लंब बटा आधार किसके बराबर होता था तेरा, टेन थीटा के बराबर होता था। अगर मैं इस एंगल को क्या मानूं, थीटा, अगर इस एंगल को क्या मानूं, थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, लंब बटा आधार। तो आर इंस्टेंटेनियस जो रेट होती है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, टेन थीटा बराबर माइनस का डीसी अपॉन डीटी, या इसको मैं लिख सकता हूं आर इंस्टेंटेनियस रेट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि डीसी अपॉन डीटी दोनों में क्या है, कॉमन। तो ये भी कभी कभार आरबीएससी में पूछ लेता है, ठीक है। ये तेरा दोनों अब कौन कौन सी, इंस्टेंटेनियस रेट और क्या, एवरेज रेट, दोनों में क्या है रिलेशन। इसी तरह तो प्रोडक्ट के लिए बना लेना अगर बनाना चाहे, अदरवाइज वहां तक भी तेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब देख एक छोटा सा टॉपिक और उठाते हैं अपन, क्या है, एक बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में और स्टोइकियोमेट्री में डिफरेंस, दोनों में संबंध क्या होगा, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इजी सा है और तेरे आसानी से समझ में भी आ जाएगा।
ठीक है, पहली चीज तो तेरे को ये पता होना चाहिए स्टाइकियोमेट्री क्या होती है। हालांकि मैंने 11th क्लास में तेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, स्टाइकियोमेट्री बहुत ढंग से पढ़ी थी पढ़ने, और तेरे को वही 11th की कॉपी याद रखनी है हमेशा। ठीक है, तो 11th में अपन स्टाइकियोमेट्री की बात करी थी। ठीक है, अपन रिलेशन किस में पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन और स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या संबंध होता है वो चीज देखेंगे अपन। पहली चीज तो गुरुजी स्टाइकियोमेट्री क्या होती है। अब जो स्टाइकियोमेट्री होती है ना वो क्या होती है वो चेक करते हैं। जैसे मैं एक रिएक्शन की बात करूं, A प्लस बी मिलकर क्या बना रहा मेरा C, जहां पर A और B क्या है, ये तो मेरे क्रियाकारक, ये तो मेरे क्या है रिएक्टेंट। ठीक है, और ये मेरा क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसकी रेट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन। अब गुरुजी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है रिएक्टेंट के ऊपर भी, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है अब प्रोडक्ट के ऊपर भी। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है रिएक्टेंट के ऊपर भी, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर। पहला सिंपल सा ले ले तो एक रिएक्टेंट ले ले, इसमें दो है तेरे बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं बात करता हूं ए। ठीक है, ये जा रहा है बी में, ए से क्या बन रहा है बी। ए क्या मेरा क्रियाकारक, क्या है क्रियाकारक, बी क्या है मेरा उत्पाद। ठीक है, तो मैं अगर रेट की बात करूं, रेट मतलब दर की बात करूं, किसकी बात करूं रेट, तो तू क्या लिखेगा, सर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं dA अपॉन dt, लिख सकता हूं बिल्कुल। ठीक है, अब रेट इसके लिए इधर भी तो रेट क्या होगी, रेट बराबर क्या लिख सकता है प्रोडक्ट के लिए dB अपॉन dt, ये पॉजिटिव आएगा समझ में। तो दोनों में रेट, क्योंकि जो क्रियाकारक टूटेगा उतना ही तो उत्पाद बनेगा, तो रेट बराबर होगी। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना क्या, कि सर मेरी रेट हो जाएगी माइनस का dA अपॉन dt बराबर dB अपॉन dt। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि रेट बराबर होगी और ये चीज क्या आएगी मेरे प्लस में, क्योंकि उत्पाद के लिए है, क्योंकि उत्पाद के लिए है तो रेट क्या होगी माइनस का डी अपॉन dt और प्लस का dB अपॉन dt। अब स्टाइकियोमेट्री देख, एक के आगे क्या मल्टीप्लाई है गुरुजी एक ही है, बी के आगे मल्टीप्लाई क्या गुरुजी एक ही है, तो स्टाइकियोमेट्री क्या हुई एक हुई, स्टाइकियोमेट्री क्या हुई एक हुई। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के यहाँ पे मोल भी हो सकती है ये चीज, ये कंसंट्रेशन पे भी हो सकती है, ये मोल में भी आ सकती है, कंसंट्रेशन में भी आ सकती है, ग्राम इक्विवेलेंट में भी आ सकती है, मोल फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे जो मैथमेटिक्स टर्म यूज करते हैं ना वही चीज क्या है मेरी स्टाइकियोमेट्री है, वही मेरी क्या है स्टाइकियोमेट्री। कोई दिक्कत ही आता है, ठीक है, तो रेट ऐसे निकाल सकते हैं। अब दूसरी फिर से मैं रेट की बात करता हूं कि सर यहाँ पे तो क्रियाकारक एक है, जरूरी थोड़ी हर रिएक्शन में क्रियाकारक एक आए, मान ले दो क्रियाकारक हो तो जैसे बात करूं A प्लस बी मिलकर क्या बनाए मेरा C, तो रेट क्या होगी, अब सिंपल सा आना चाहिए, ये तो मेरे क्या है क्रियाकारक, ये तो क्या है मेरे क्रियाकारक। ठीक है, और ये क्या है मेरे उत्पाद, ये तो क्रियाकारक ये उत्पाद, तो रेट क्या आ जाएगी माइनस का dA अपॉन dt इक्वल्स टू, अब b के लिए भी माइनस का dB अपॉन dt, dB अपॉन dt। अच्छा माइनस क्यों लिखा, अरे भाई दोनों क्रियाकारक है बराबर, प्लस का dC अपॉन dt, ये मेरी सभी क्रिया के लिए रेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी रेट। तो रेट और स्टाइकियोमेट्री क्या है पूरी, जिसके भी आगे एक ही होगा, जहां कुछ नहीं दिया होता वहां पे कितना मानते हैं अपन एक मानते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा जीरो क्यों नहीं मानते, अरे भाई जीरो से गुणा करेगा तो जीरो हो जाएगा सर ये टर्म, ठीक है, तो इसलिए एक मानते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा सर यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना सभी जगह एक आए, जरूरी तो नहीं है ना स्टाइकियोमेट्री एक आए, दो आए तो तू क्या करेगा उसका, अगर स्टाइकियोमेट्री दो आ जाए तो फिर क्या करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 2a प्लस है, पहली बात तो 2a ले ले, 2a से बन रहा है c, 3c मान ले, 2a से क्या बन रहा है 3c। तो अब स्टाइकियोमेट्री क्या है, रिएक्टेंट की 2 और प्रोडक्ट की 3, तो रेट क्या हो जाएगी, तो तू रेट कैसे लिखेगा, रेट बराबर लिखेगा माइनस का dA अपॉन dt बराबर प्लस का dC अपॉन dt। अच्छा गुरुजी फिर 2 और 3 के फर्क पड़े हो,
2 और 3 का क्या फर्क पड़ेगा वो देख है। जो स्टोइकियोमेट्री होती है ना उसको पाओ में डाल दो, जो आगे है ना उसको कहां डाल दो, पाओ में डाल दो। तो माइनस के जस्ट आगे 1/2 लगा दे और माइनस, ठीक है। जो स्टोइकियोमेट्री आ जाएगी ना वो हाफ हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। यहां क्या करूं फिर, यहां पे भी तो सामने, बिल्कुल इसको भी पाओ में डाल दे 1/3। अब ये हो गई रेट बराबर माइनस का 1/2 डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू प्लस 1/3 डी सी अपॉन डी टी। ये मेरी क्या आ जाएगी रेट। तो यही रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोइकियोमेट्री में। यही रिलेशन किसमें होता है, रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोइकियोमेट्री। जो स्टोइकियोमेट्री होगी वो हमेशा डिफरेंशियल टर्म के आगे हमेशा बटा में आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल और लेने की कोशिश करता हूं आपके लिए, ठीक है। जैसे सर एक रिएक्शन में बढ़ता आ रहा हूं बचपन से, H2 प्लस Br2 इक्वल्स टू, तो हमेशा ही पढ़ा रहा है 2HBr, H2 प्लस Br2 इक्वल्स टू 2HBr। अब यहाँ स्टोइकियोमेट्री कितनी है देख रहे, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे गुरुजी 2 ये स्टोइकियोमेट्री नहीं है, आगे देख कितना गुणा में 1 है, आगे देख गुणा में कितना 1, ये स्टोइकियोमेट्री होगी, ये 2 स्टोइकियोमेट्री नहीं है यहाँ पे। अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ जो सामने है वो इसकी स्टोइकियोमेट्री होगी, ठीक है। यहाँ जो भी टर्म सामने है वो इसकी स्टोइकियोमेट्री होगी। तो रेट कैसे निकालू फिर में, तो देख तू रेट कैसे निकालेगा। रेट बराबर ये रिएक्टेंट है तो माइनस है डी H2 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस का डी Br2 अपॉन dt। कोई दिक्कत यहां तक। इसको क्या लिखूं, एक ये माइनस में है तो प्लस है 1/2 डी HBr अपॉन dt। अब देख इस H2 को तो कोष्टक में लिख दे क्योंकि कंसंट्रेशन है, क्या है कंसंट्रेशन। ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया तेरा रिलेशन किस किस में, स्टोइकियोमेट्री और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है जो तू बार बार बता रहा है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, निकाल सकता है इस तरह से। और देख ले एक रिएक्शन और देख ले तू, ले तू तो खूब पढ़ा है, 10वीं क्लास में यही तो पढ़ता था, N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 अमोनिया बना बनाकर बहुत बनाया था। बनना इसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री बना। ये ले गुरुजी रेट बराबर माइनस का डी, माइनस क्यों लगा दिया, रिएक्टेंट है ये, क्या है रिएक्टेंट, डी कोष्टक में N2 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 3 है जी, इसकी स्टोइकियोमेट्री तो 1 है तो 1 को लिखने से कोई बड़ी बात नहीं है, 1/1 ही तो होता है, ठीक है। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है भाई तेरी, ठीक है। माइनस का 1/3 डी H2 अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 डी NH3 अपॉन dt। ये स्टोइकियोमेट्री आ गई थी। बता रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है तेरे को, रेट और स्टोइकियोमेट्री में क्या रिलेशन होता है गुरुजी, वही रिलेशन होता है जो आप बता रहे हो बार बार, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन करना आनी चाहिए। और अच्छा गुरुजी काम आती है कि, बिल्कुल काम आएगी। कहाँ, मान ले मैं तेरे को रिएक्शन में क्या दे दूं, अच्छा कहाँ काम आएगी, ये देख बहुत बड़ी बात है। मैं तेरे को दे दूं किसी भी क्रिया की रेट 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मोल पर लीटर सेकेंड है यार, ठीक है। मैं तेरे को रेट दे दिया, पूछ लू भाई किसी बिक्री की रेट दे दी, मैं पूछ लू बता N2 कितनी फास्ट टूट रहा है, N2 की टूटने की दर बता, N2 के टूटने की दर बता, N2 की रेट बता, किस हिसाब से टूट रहा है ये, रेट ऑफ रिएक्शन टू डिकम्पोजिशन ऑफ N2, रेट ऑफ रिएक्शन टू डिकम्पोजिशन ऑफ द H2, रेट ऑफ रिएक्शन टू फॉर्मेशन ऑफ NH3, क्या होगी, यही होगी गुरुजी रेट। यहाँ पे सबकी सेम ही होगी। इसकी पूछे N2 के टूटने की दर तो यही होगी, इसकी पूछे H2 के टूटने की दर तो 3 को इधर भेज देना। बेटी चीज समझ में, इस NH3 के बनने की दर क्या होगी गुरुजी, 2 नीचे है ना तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आता अपना, इसलिए मैंने तेरे को रिलेशन बताया, ठीक है। इसके बिना तो न्यूमेरिकल से नहीं कर सकता। ओके भाई, आज के लिए इतना ही काफी। जो भी प्रॉब्लम आए पूछना न्यूमेरिकल से जरूर, बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हो कहीं से भी मिले तेरे को वो सारे न्यूमेरिकल सोल्व करना।